हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रैक्स विद ईज। इस वीडियो में मैं इंडियास 12 विच इज़ इनकम टैक्सेस के बैक क्वेश्चन, टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चंस कवर करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। एन एसेट विच कॉस्ट 150, एक एसेट जिसकी कॉस्ट 150 रुपीज़ है, उसकी कैरिंग अमाउंट क्या है 100 रुपीज़। तो देखो यार, जो मेरा इसमें एसेट है ना, जो कॉस्ट है एसेट की, कॉस्ट ऑफ एसेट क्या है 150 रुपये, 150 रुपया। कैरिंग अमाउंट क्या दे रखी है मेरे को, कैरिंग अमाउंट की क्या है, एज पर बुक्स है, अकाउंटिंग बुक्स 100 रुपीज़। क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन कितने का है, ये टैक्स वाला डेप्रिसिएशन दे रखा है मेरे को 90 रुपीज़। तो टैक्स बेस मेरा क्या निकल के आ जाएगा, 150 की कॉस्ट है, 90 रुपये मेरे को क्या है इनकम टैक्स वाले दे रहे हैं, तो सीधी सी बात है 60 रुपये। टैक्स रेट क्या है 25% का। अब मेरे पास क्या है, टैक्स बेस है, अकाउंटिंग बेस है। टैक्स बेस कितना है 60 रुपये, अकाउंटिंग बेस क्या है 100 रुपये। डिफरेंस कितने का आया 40 रुपये का। डिफरेंस कितने का आया 40 रुपये का। सो अब इसका जो मेरे को DTL बनेगा इसमें, क्यों, क्योंकि देखो टैक्स बेस मेरा कैरिंग अमाउंट एज पर अकाउंट बुक क्या है मेरी मोर देन है टैक्स बेस से। मतलब टैक्स में तो मेरे को 60 रुपये का ही बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में, बट अकाउंट्स में मैं ज़्यादा बेनिफिट ले रहा हूँ। तो मतलब मेरे को फ्यूचर में लायबिलिटी मेरे को पे करनी पड़ेगी, जो मैं DTL बनाऊंगा इसमें 40 इंटू 25%, राइट, which comes out to 10 रुपीज़, राइट। सो हमें कॉरस्पॉन्डिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी हमने निकाल ली एंड वो भी निकाल लिया, राइट। तो देखते हैं इसका आंसर पढ़ते हैं। द टैक्स बेस ऑफ द एसेट इज 60 रुपीज़। जो हमने निकाला टैक्स बेस कितना निकाला 60 रुपये। कॉस्ट ऑफ 150 माइनस क्यूमुलेटिव टैक्स डेप्रिसिएशन टू रिकवर द कैरिंग अमाउंट ऑफ 100। 100 रुपये की कैरिंग अमाउंट को रिकवर करने के लिए जो एंटिटी है उसको अर्न करना पड़ेगा 100 रुपये, ठीक है। बट विल ओनली बी एबल टू डिडक्ट टैक्स डेप्रिसिएशन कितने का 60 रुपये का। कॉन्सिक्वेंटली जो एंटिटी है वो पे करेगी इनकम टैक्स कितने का 10 रुपये का, व्हेन इट रिकवर्स द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट। जब वो कैरिंग अमाउंट रिकवर कर लेगी एसेट का, वो 10 रुपये की एंटिटी पे करेगी। वही मेरा वो DTL निकल के आया है। द डिफरेंस बिटवीन द कैरिंग अमाउंट ऑफ 100 एंड द टैक्स पेड ऑफ 60, वो क्या है टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है 40 रुपये का। इसलिए जो एंटिटी है रिकग्नाइज करेगी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 10 रुपये की, रिप्रेजेंटिंग द इनकम टैक्सेस दैट इट विल पे व्हेन इट रिकवर्स द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट। देयरफॉर द एंटिटी रिकवर्स डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ऑफ ₹10 रिप्रेजेंटिंग द इनकम टैक्सेस दैट इट विल पे, जब वो रिकवर करेगी कैरिंग अमाउंट इसकी एसेट की, राइट। आई होप यू गॉट इट। चलो क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। ऑन 1 अप्रैल 2021, लिखते चलते हैं इन्फॉर्मेशन। 1 अप्रैल 2021 को ABC लिमिटेड ने 100% शेयर्स एक्वायर करे इसके XYZ के, कितने रुपए में, कितने रुपए में। तो ABC ने XYZ को एक्वायर कर लिया, चार्ट बना लेते हैं। ABC ने XYZ को क्या है एक्विजिशन करी 100%, कितने की, लगभग 4,300 करोड़ की मान लो, ठीक है। बाय 31 मार्च 2025 ये करी थी मेरी 1 अप्रैल 2021 को मेरा ये काम हुआ है। 31 मार्च 2025 में हूँ, 22, 23, 24, 25, 22, 23, 24, 25, मतलब 4 साल बाद। 4 साल बाद XYZ ने मेड करा प्रॉफिट कितने का 5 करोड़ का, जो कि क्या है, इसने प्रॉफिट कमाया 4 साल बाद 5 करोड़ का, जो कि क्या है अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। टैक्स लेजिस्लेशन के बेस पे टैक्स बेस इन्वेस्टमेंट इन XYZ इज इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। जो टैक्स बेस है इन्वेस्टमेंट की
वो क्या है, मेरी ओरिजिनल कॉस्ट है। सो हमें डेफर्ड टैक्स का क्या है ट्रीटमेंट बताना है। ट्राई करो, फिर करते हैं क्वेश्चन को। देखो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखो ये है कि जो मेरा टैक्स बेस है, मेरा जो टैक्स बेस है वो तो उन्होंने कॉस्ट का ही रखा है, मतलब मेरा टैक्स बेस 4373 करोड़ का ही है। बट जो मेरा अकाउंटिंग बेस एग्जिस्ट करता है आज के डेट पे 4373 प्लस 5 करोड़ है, ये मेरा प्रॉफिट हुआ है। 43738 करोड़ का मेरा क्या अकाउंटिंग बेस है। तो टैक्स बेस अकाउंटिंग मतलब इन्वेस्टमेंट जो है मेरी एक्स पर टैक्स बेस 4373 की है, बट अकाउंटिंग बुक्स के हिसाब से 4378 है, मतलब अकाउंटिंग बुक्स के हिसाब से एसेट क्या है मेरा ज़्यादा है, तो DTL बनेगा मेरा इसमें, ठीक है। बट इसमें क्या है कि एंटी को सब्सिडरी है, 100% स्टेक है, तो ABC कहीं ना कहीं उसकी डिविडेंड पॉलिसी कंट्रोल कर सकती है। वो क्या डिविडेंड कल ही पे कर दे, राइट, प्रॉफिट कल ही पे कर दे, डिस्ट्रीब्यूट कर दे, तो वो रिवर्स हो जाएगा। तो वो रिकॉग्नाइज करने का कोई मतलब ऐसा कोई मतलब मटेरियल चीज़ नहीं रह जाएगी रिकॉग्नाइज करने की, मतलब वो दिखावा हो जाएगा एक तरह से। सो हालांकि ये जो इसमें टेम्पररी डिफरेंस है वो मैं प्रोवाइड नहीं करूँगा अनलेस प्रोबेबल है कि भाई टेम्पररी मेरा है, फ्यूचर में क्या है, फोर्सिबल फ्यूचर में क्या है, रिवर्स होगा। सो अ टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस ऑफ 5 करोड़ एग्जिस्ट बिटवीन द कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट XYZ एट द रिपोर्टिंग डेट कितने है ना, एंड इट्स टैक्स बेस ऑफ 4373 करोड़। Since a parent by definition controls a subsidiary, it will be able to control the reversal of this temporary difference also. For example, through control over dividend policy of the subsidiary. Therefore, deferred tax such temporary difference में generally provide नहीं होता unless ये probable है कि जो temporary difference है क्या है, foreseeable future में क्या है मेरा reverse होगा. I think you got it. So this is a good question. Third देखते हैं. ABC Limited acquired 30% of the shares in PQR Limited. ABC Limited ने PQR में 30% शेयर क्या है एक्वायर करे, कब, 1 Jan 2021 को, कितने रुपए के, 1000 करोड़ के। By 31st March 2025, PQR Limited had made profit of 50 करोड़। 31 मार्च 2025 तक PQR ने प्रॉफिट कमाया कितने का, 50 करोड़ का, मतलब लगभग वही 4 साल बाद, मतलब ऐसे ही है ना, नहीं ज़्यादा है, सॉरी। So which remains undistributed based on tax legislation, tax paid on investment in PQR Limited, its original cost, वही सेम है क्वेश्चन, डेफर्ड टैक्स हमें क्या है बताना है, ठीक है। बट इसमें 30% है आपका, देखो तो इसमें क्या है बनेगा, राइट। अ टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस ऑफ 50 करोड़ देयरफॉर एग्जिस्ट बिटवीन द कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन PQR एट द रिपोर्टिंग डेट ऑफ, एंड इट्स देखो टैक्स पेज 1000 का है तो वो 1050 का हो जाएगा, 50 करोड़ का मेरा टेम्पररी डिफरेंस आ गया। अब कंप्लीट कंट्रोल नहीं है मेरे सब्सिडरी के ऊपर, यहाँ पे इट इज नॉट इन पोजिशन टू कंट्रोल, डिविडेंड पॉलिसी का कंट्रोल भी नहीं रहेगा PQR की। एज अ रिजल्ट इट कैन नॉट कंट्रोल द रिवर्सल ऑफ दिस टेम्पररी डिफरेंस ऑल्सो, एंड टैक्स आपका डेफर्ड टैक्स प्रोवाइड होगा टेम्पररी डिफरेंस में, जो 50 करोड़ टेम्पररी डिफरेंस में आपका डेफर्ड टैक्स एसेट क्या, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या रिकग्निशन होगी कहीं ना कहीं, राइट। सो ये क्वेश्चन है आपका। तो उसमें ना सेकंड थर्ड में आपका ये डिफरेंस था कि सेकंड में तो 100% स्टेक था मेरा, थर्ड में मेरा स्टेक मतलब मेजर स्टेक नहीं था, विच इज़ वेरी लेस, मतलब 30% मैं कंट्रोल नहीं कर सकता कंपनी को 30% स्टेक से, तो दिस इज नॉट अ मेजॉरिटी स्टेक, राइट। तो इसलिए इसमें यहाँ पे डेफर्ड टैक्स मेरा बना रिकग्नाइज हुआ, बट सेकंड वाले में डेफर्ड टैक्स नहीं बनेगा क्योंकि वो तो कंपनी के हाथ में है, उसका रिवर्सल हुई इसलिए। अ कंपनी हैड परचेज एन एसेट एट 1 लाख रुपीज़, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ एसेट की 5 साल है। एक कंपनी ने एक एसेट परचेज करा है 1 लाख रुपए का, यूजफुल लाइफ 5 साल है, डेप्रीसिएशन 20% है, SLM डेप्रीसिएशन रेट टैक्स पर्पसेस से 25% है। सो एक कंपनी ने एसेट परचेज करा है 1 लाख रुपए का, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ आपको दे दी 5 साल, डेप्रीसिएशन रेट भी कंपनी ने दे दिया 20%, SLM विच इज योर स्ट्रेट लाइन मेथड, राइट।
टैक्स के हिसाब से भी 25% है SLM में, 25% है SLM में, ध्यान रखना। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 1 लाख रुपए है फॉर ऑल द 5 ईयर्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है? 1 लाख रुपए फॉर ऑल द 5 क्या ईयर्स। टैक्स रेट 30% है अगले 5 साल का। तो हमें बुक वैल्यू निकालनी है एज पर फाइनेंशियल एंड टैक्स पर्पसेस, दोनों के हिसाब से निकालनी है और DTL भी निकालना है, ठीक है। तो इसको तो वैसे सॉल्व कर दो। तो देखो 100 रुपये का मैंने मान लिया, वो 3 0 पर उन्होंने लगा दी। सो ये फाइनेंशियल के हिसाब से निकाल रहे हैं, ठीक है। 20% का मैंने ये रखा है डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो मतलब अगर मैं लगाऊं तो 20 रुपये क्या है लग जाएगा, ठीक है। 20 रुपये यहाँ फिर 40 हो गया, 60 हो गया, 80 हो गया, 100 हो गया। ये तो आप निकाल लोगे। अब टैक्स के हिसाब से निकाल दो। टैक्स के हिसाब से कितना है? 25 रुपये निकलेगा, 25% है। 25, 50, 75, 100 खत्म। मतलब 14 साल तक मेरा क्या है खत्म हो जाएगा, ठीक है। दोनों के हिसाब से तो हम निकाल ही लोगे। देन DTL की कैलकुलेशन पे आते हैं। तो कैरिंग अमाउंट क्या है? 80 है। कैरिंग अमाउंट क्या निकला मेरा? 80 निकला एज पर अकाउंटिंग। अब मैं इसमें बैलेंस शीट को हमेशा ना हमें इसमें बैलेंस शीट अप्रोच फॉलो करनी है, इसलिए P&L से हमारा कुछ काम नहीं है। P&L से हमारा क्या कुछ काम नहीं है। तो उन्होंने प्रॉफिट दे तो दिया है, बट हमें इसमें बैलेंस शीट अप्रोच फॉलो क्या है करनी है। टैक्स फीस क्या है? 75 रुपये का। 5 रुपये का मेरा क्या है डिफरेंस आ गया। तो मैं क्या DTL बनाऊंगा। कैरिंग अमाउंट कितना है? 60 रुपये का। यहाँ पे भी टैक्स फीस कितना है? 50 रुपये का। 10 रुपये का डिफरेंस आ गया। टैक्स के रेट क्या है? 30%। 3 रुपये का क्या बनाऊंगा? DTL बनाऊंगा। देखो 3 रुपये का ना मेरे को DTL इस पे बनाना है। मतलब मैं इसको 1000 में नहीं मान रहा, ऊपर वैल्यू वो इग्नोर करना। मैं इसको 10-80 रुपये ऐसे मान रहा हूँ सिर्फ। सो 3 रुपये का मेरे को टोटल DTL बनाना है 3 रुपये का, जिसमें मेरा क्या है 1.5 रुपये का मैंने पिछले साल बना लिया। अब 1.5 रुपये का मैं इस साल और बनाऊंगा, ओके। 15 रुपये में मेरे को अब देखो पैसे 40, 25, 15। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे मेरा क्या है आपका कैरिंग अमाउंट ज्यादा है टैक्स पे से, तो DTL बनेगा कितने का? 15 इंटू 30%, तो आपका 4.5। अब 4.5 मेरा टोटल आना चाहिए। टोटल मेरा 4.5 होना चाहिए। इसमें से मैंने 3 रुपये का तो बना दिया है, तो 1.5 रुपये का मैं क्या है और बना दूंगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी 1.5 रुपये का और बन जाएगा, और यहाँ पे क्या है रिवर्सल हो जाएगा। एट द एंड ऑफ 5th ईयर, ठीक है। तो आपकी कैलकुलेशन ऐसे निकल के आएगी। आई होप यू गॉट इट। फिर टेबल देखना कि इसी फॉर्मेट में आप पेपर में भी क्या है टेबल बना के आओ। So I think this is a good question. तो देखते हैं। A लिमिटेड एक्वायर्ड B लिमिटेड। A ने B को एक्वायर कर लिया। A ने B को क्या है एक्वायर कर लिया, ठीक है। Got it. So A लिमिटेड एक्वायर्ड B लिमिटेड। जो एसेट्स लायबिलिटीज हैं मेरे को दे रखे हैं, जो एक्वायर करे गए हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन में, वो मेरे को क्या है दे रखे हैं। फेयर वैल्यू दे दी, कैरिंग अमाउंट दे दिया, टेम्परेरी डिफरेंस क्या है दे दिया, ठीक है। सो प्लांट इक्विपमेंट, इन्वेंट्री, डेटर्स, 9% डिबेंचर, कंसिडरेशन पेड, गुडविल। अज्यूम करो टैक्स रेट कितने का? 30% का। सो मैं DTA निकालना है। अज्यूमिंग द कैरिंग अमाउंट इज द टैक्स पेस। कैरिंग अमाउंट मेरा टैक्स पेस है, और जनरल एंट्री भी क्या है प्रिपेयर करनी है। अब बिजनेस कॉम्बिनेशन मैंने ये एसेट्स क्या है एक्वायर करे हैं। सो 250 फेयर वैल्यू लगभग 2.5 लाख रुपए है, ठीक है। मैं 250 रुपये मान रहा हूँ, मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ। इन्वेंट्री की फेयर वैल्यू 250 रुपये है, कैरिंग अमाउंट 260 है, टेम्परेरी डिफरेंस में 10 रुपये का है। तो देखो कैरिंग अमाउंट मेरे को हमें बोल दिया क्वेश्चन में टैक्स बेस है, ये मेरा टैक्स क्या है बेस है। इन्वेंट्री 120 की है फेयर वैल्यू, बट 125 की उसकी टैक्स बेस है, ये रखा है। 5 रुपये का मेरा टेम्परेरी डिफरेंस आ गया,
डेटर का भी ऐसे डिफरेंस आ गया, देन डिवेंचर ऑलरेडी हो गई, ठीक है। तो नेट मेरे जो एसेट्स हैं वो इतने निकल के आए मेरे, और मैंने पेमेंट करी 5 लाख रुपए की, मतलब 500 रुपये की। 470 के मैंने नेट एसेट्स हैं जिनकी फेयर वैल्यू है, पेमेंट मैंने करी है 500 रुपये की, 30 रुपये की मेरी गुडविल आ गई। पर टैक्स बेस के हिसाब से निकालूँ तो 495 की मेरी क्या है, टैक्स बेस है, 500 रुपये की पेमेंट करी है, 5 रुपये का मेरे हिसाब से गुडविल आ रहा है टैक्स के हिसाब से। तो यहाँ 25 रुपये का टोटल क्या आ गया मेरा, टेम्परेरी डिफरेंस आ गया, राइट। अब इसमें हमें क्या है निकालना है, जनरल एंट्री प्रिपेयर करनी है, कैलकुलेट करना है DTA क्या निकलेगा और जनरल एंट्री क्या है पास करनी है। सो चलो क्वेश्चन आंसर देखते हैं। देखो यार इसमें हमारा आपको क्वेश्चन में देखिए क्या होगा, टैक्स बेस हमारा ये है, फेयर वैल्यू हमने इसमें क्या मानेंगे हम एज अकाउंटिंग बेस, ठीक है। अब जो टैक्स बेस है मेरा वो ज़्यादा है अकाउंटिंग बेस से, तो मेरा क्या बनेगा, DTA बनेगा, साफ साफ दिख रहा है, प्रोविजन, राइट। अब इसमें ना आप ये देखो कि हमें एंट्री पास करनी है, और DTA तो देखो आप निकाल ही लोगे, 25,000 रुपये का कितना टैक्स है मेरे पास, तो 30% का, ठीक है। तो 7,500 मेरा क्या DTA आ जाएगा, DTA में करूँगा डेबिट करूँगा, ठीक है। बाकी प्लान इक्विपमेंट मेरा फेयर वैल्यू पे आएगा, इन्वेंट्री मेरी फेयर वैल्यू पे आएगी, ट्रैक्टर मेरा फेयर वैल्यू पे आएगा, बैंक में 500 रुपये मैंने दिए हैं, डिवेंचर मैंने रिकॉग्नाइज करूँगा, और बाकी जो बैलेंस जाएगा वो कहाँ जाएगा, गुडविल पे जाएगा, कहाँ जाएगा, गुडविल पे जाएगा। तो ये सिंपल था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं। 6. बी लिमिटेड इज अ न्यूली इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी। बी लिमिटेड एक नई एंटिटी है, सॉरी। its first financial year ends on 31st March 2021। जो पहला फाइनेंशियल ईयर है ना बी लिमिटेड का, वो 31st March 2021 को क्या है, एंड हो रहा है। एज ऑन द सेट डेट द फॉलोइंग टेम्परेरी डिफरेंसेस क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। अब उस डेट पे जो फॉलोइंग टेम्परेरी डिफरेंस क्या है मेरे, क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। नई इनकॉर्पोरेटेड बनी हुई कंपनी है, फर्स्ट फाइनेंशियल पीरियड एंड होता है 31st March 2020 क्या 1 को, उसी डेट पे फॉलोइंग टेम्परेरी डिफरेंसेस क्या है मेरे, एग्जिस्ट करते हैं। टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस रिलेटिंग टू एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 9,000, दीज आर एक्सपेक्टेड टू रिवर्स इक्वली ओवर नेक्स्ट 3 years। ये एक्सपेक्टेड है वो रिवर्स करेंगे इक्वली ओवर नेक्स्ट क्या 3 years। तो मेरे को मेरे टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस पता है जो कि रिलेटिंग है इससे एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 9,000, these are expected to reverse equally over next 3 years। Second, we have the deductible temporary differences relating to preliminary expenses of 4,000 expected to reverse equally over next 4 years, ठीक है। It is expected that बी लिमिटेड विल कंटिन्यू टू मेक लॉसेस फॉर नेक्स्ट 5 years। ये एक्सपेक्ट करा गया कि भाई बी लिमिटेड अगले 5 साल तक क्या है, लॉस करेगी। टैक्स रेट 30% दे दिया मेरे को, लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है बट बैकवर्ड नहीं हो सकता, ओके। हमें डेफर्ड टैक्स का ट्रीटमेंट बताना है 31st March 2021 को, ठीक है। तो देखते हैं आंसर। द ईयर वाइज एंटीसिपेटेड रिवर्सल ऑफ टेम्परेरी डिफरेंस क्या है, वो एज अंडर है। तो हमें वही है 22, 23, 24, 25, देखो ये 5 साल में, ये कहीं ना कहीं 3 साल में होगा, ये 4 साल में होगा, ठीक है। तो हम डेफर्ड टैक्स रेट बताएंगे 2021 तक का, ठीक है। सो रिवर्सल ऑफ टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस जो रिलेटिंग है टू एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन ओवर नेक्स्ट 3 years आपका क्या है, तो 3,000 रुपये 9,000 रुपये, तो 3,000 रुपये का मेरा क्या है रिवर्सल होगा, ठीक है। वो भी 3 साल तक, तो 3 साल के एंड तक तो खत्म हो जाएगा। ऐसे ही मेरा 4,000 रुपये 1,000 रुपये का रिवर्सल होगा 4 साल तक, ठीक है, राइट। सो बी लिमिटेड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करेगा 2700 रुपये की ऑन टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस रिलेटिंग टू एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 9,000 रुपये। 9,000 का डिफरेंस 2700 निकल जाएगा, तो DTL बन जाएगा। लेकिन वो लिमिट करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, एंड इट हाउएवर इट विल लिमिट and recognize a deferred tax asset on reversal of deductible temporary differences relating to preliminary expenses reversing up to 31st March 2024, okay।
अमाउंटिंग टू 900, no deferred tax asset shall be recognized for the reversal of deductible temporary difference for the year ending on 31st March 2022 as there are no taxable temporary differences. Further, the जो outlook है मेरा क्या है, loss है. However, if there are tax planning opportunities that could be identified for the year ending on 31st March 2025, deferred tax asset remainder of 1000 रुपये में of deductible temporary differences वो रिकग्नाइज करे जा सकते हैं इस पे 30% की क्या टैक्स रेट पे. लेकिन अगर टैक्स प्लानिंग अपॉर्चुनिटीज हैं क्योंकि आइडेंटिफाई करी जा सकती हैं फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st मार्च 2025 को, सो डेफर्ड टैक्स जो एसेट है रिमाइंडर ऑफ 1000 रुपये पे वो हम 300 रुपये का रिकग्नाइज कहीं ना कहीं कर सकते हैं, बट 900 रुपये का मेरा वैसे भी रिकग्नाइज नहीं होगा, राइट. क्योंकि मेरे पास इतना मुझे उन्होंने साफ साफ बोलते कि भाई लॉस नहीं रहेगी 5 साल तक अगले, ठीक है. तो कैसे आंसर था. तो क्वेश्चन 7 करते हैं. X Limited prepares consolidated financial statement to 31st March each year. 31 मार्च को मैं हर साल क्या है CFS बनाता हूँ. During the year ended 31st March 2022, the following events affected the tax position किसके ग्रुप की. So while Limited एक wholly owned subsidiary इसकी X की made a loss adjusted for tax purposes of 30 lakh. So X की होली ओन सब्सिडरी जो कि Y है, उन्होंने एक लॉस मेक करा जो एडजस्टेड था टैक्सेशन पर्पस के लिए 30 लाख रुपए का. While Limited is unable to utilize this loss against previous tax liabilities. जो Y Limited है ना वो अनेबल थी इस लॉस को यूटिलाइज करने के लिए इसके अगेंस्ट प्रीवियस टैक्स लायबिलिटीज के अगेंस्ट. So while Limited is not able to utilize this loss against previous tax liabilities, Income Tax Act does not allow Y Limited to transfer the tax loss to other group companies. Income Tax Act allow नहीं करता Y को कि वो लॉस को ट्रांसफर करे अदर कंपनीज को. However, it allows Y Limited to carry forward the loss forward and utilize it against company's future taxable profit. The directors of X Limited do not consider that Y Limited will make taxable profit in the foreseeable future. ठीक है. अब वो मानते हैं भाई ये टैक्सेबल प्रॉफिट नहीं बनाएगा आई लिमिटेड के डायरेक्टर्स, ठीक है. तो हमें बताना है क्या होगा. जो टैक्स लॉस है ना उसका मेरा एक डीडीए बन रहा है, तो साफ साफ दिख रहा है क्योंकि कैरिंग अमाउंट तो मेरी नील है और टैक्स पेस मेरा 30 लाख रुपए का आ गया. However, no deferred tax asset can be recognized because there is no prospect of being able to reduce tax liabilities in the foreseeable future. क्योंकि कोई टैक्सेबल प्रॉफिट क्या है एंटिसिपेट ही नहीं करेगा, कोई टैक्सेबल प्रॉफिट मेरा एंटिसिपेट ही नहीं करेगा. तो यार मैं कैसे डीटीए रिकॉग्नाइज करूँ, मतलब मेरी कोई सर्टेनिटी नहीं है फ्यूचर इनकम की, तो मैं किसके अगेंस्ट एडजस्ट करूँगा उसको, ठीक है. जस्ट बिफोर 31st March 2022, X Limited committed itself to closing a division after the year end, making a number of employees redundant. Therefore, X Limited ने क्लोजर कॉस्ट रिकॉग्नाइज करी, प्रोविजन बनाया 20 लाख रुपए का. इनकम टैक्स जब भी अलाउ करेगा इस क्लोजर की कॉस्ट को जब एक्चुअली क्लोजर क्या है मेरा हुआ है. मतलब कैरिंग वैल्यू इस पर इनकम टैक्स नील है और प्रोविजन मेरा उसमें 20 लाख रुपए का दे दिया. इन द ईयर एंडेड 31 मार्च एक्स लिमिटेड एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई वो टैक्सेबल प्रॉफिट बनाएगा विच आर वेल इन एक्सेस ऑफ 20 लाख रुपए. 20 लाख रुपए से ज़्यादा ही निकलेंगे. 31 मार्च 2022 को एक्स लिमिटेड की टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस है अदर सोर्सेज से, क्योंकि 20 लाख रुपए से क्या है ज़्यादा है, ठीक है. ओके, तो हमें ये बताना है कि कैसे क्या करना है इसमें. तो दो बजावे में इससे फंस गए. सो जो प्रोविजन है वो क्रिएट कर रहा है पोटेंशियल डेफर्ड टैक्स एसेट का, क्योंकि वो कैरिंग अमाउंट के लिए क्या है 20 लाख रुपए टैक्स पेस करने लगे डीटीए बनेगा. The deferred tax asset can be recognized because X Limited is expected to generate, और रिकॉग्नाइज करा जा सकता है बिकॉज 20 लाख से मेरी इनकम ज़्यादा होगी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. तो अमाउंट कितनी हो गई डीटीए की 4 लाख रुपए, 20 लाख का 20%. सो ये एसेट
एक डिडक्शन इनकी तरह प्रेजेंट होगा DTL से कॉज बाय लार्जर टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, तो वो नेट ऑफ इनकम के क्या शो करेंगे। Now coming to third part, during the year ending 31st March 2021, X Limited capitalized development costs which satisfied a criterion paragraph 57 of India's 38 intangible assets. So year ended 31st March 2021 में जो X Limited ने कैपिटलाइज करी डेवलपमेंट कॉस्ट क्योंकि क्राइटेरिया सेटिस्फाइड कर रहा है इन पैराग्राफ 57 ऑफ इंडियाज 38 इंटेंजिबल एसेट्स। जो टोटल अमाउंट कैपिटलाइज हुई वो 16 लाख की हुई। The development project began to generate economic benefits for X Limited from 1st January 2022. The directors of X Limited estimated that the project would generate economic benefits for 5 years from that date. The development expenditure was fully deductible against taxable profits for the year ended 31st March 2022. ठीक है। So 31 मार्च 2021 को X Limited ने कैपिटलाइज करी डेवलपमेंट कॉस्ट जिसने क्राइटेरिया सेटिस्फाई करा इसमें पैराग्राफ 57 में ऑफ इंडिया 38 इंटेंजिबल एसेट्स। ये टोटल अमाउंट कैपिटलाइज हुई वो कितने रुपए की हुई 16 लाख रुपए की। जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ठीक है, जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो बिगन टू जनरेट इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए एक्स लिमिटेड के लिए फ्रॉम 1st जनवरी 2022। डायरेक्टर्स ऑफ एक्स लिमिटेड एस्टिमेट करता है कि जो प्रोजेक्ट है वो जनरेट करेगा इकोनॉमिक बेनिफिट्स 5 साल के लिए फ्रॉम दैट डेट। जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है फुल्ली डिडक्टेबल है अगेंस्ट टैक्सेबल प्रॉफिट के फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2022। जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है ना वो आपका फुल्ली डिडक्टेबल है टैक्सेबल प्रॉफिट के अगेंस्ट। कौन से ईयर के लिए? 31 मार्च 2022 के लिए। ठीक है, तो जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है मतलब फुल्ली डिडक्टेबल है अगेंस्ट टैक्सेबल प्रॉफिट्स के लिए फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2022। ठीक है, सो प्रोजेक्ट जनरेट करेगा इकोनॉमिक बेनिफिट 5 साल के लिए उस डेट से। ठीक है, तो देखो यार एसेट की जो कैरिंग वैल्यू कहीं ना कहीं मेरी ज़्यादा होगी एज पर बुक्स ग्रेटर देन एज पर टैक्स, तो इसमें बनेगा तो मेरा क्या DTL ही बनेगा। ठीक है, सो डेवलपमेंट कॉस्ट की कैरिंग वैल्यू क्या होगी मेरी? वो लगभग 15,20,000 निकल के आएगी। 15,20,000 कैसे निकली ये देखो आप। 1st जनवरी 2022 से मेरा जनरेट करा तो मैं 3 महीने का कैपिटलाइज करूंगा उसको, 3 महीने का कैपिटलाइज करूंगा। 3 महीने का मतलब डेप्रिसिएशन अमॉर्टाइजेशन चार्ज करूंगा। 5 साल का उसके लाइफ है, 3 महीने का, क्योंकि 1st जनवरी से जब से मेरा इकोनॉमिक बेनिफिट मेरा मिलना शुरू हुआ उस टाइम से करूंगा मैं अपना अमॉर्टाइजेशन रिकॉग्नाइज। ठीक है, ना कि जब एसेट में डेवलप हुआ। तो टैक्स पे से डेवलपमेंट कॉस्ट को नहीं लगा बिकॉज मैंने ऑलरेडी क्या क्लेम कर लिया है, तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी में इतनी बना दूंगा 15,20,000 इंटू 20%, और वो नॉन गारंटी कैश होगी। आई थिंक दिस इज इजी, तो आप कर लो। On 1st April 2021, X Limited borrowed 1 crore rupees. The cost to X Limited of arranging the borrowing was 2 lakh rupees, and this cost qualified for a tax deduction on 1st April 2021. The loan was for a 3-year period. जो लोन था वो 3 साल के पीरियड के लिए था। No interest was payable on the loan, but amount repayable on 31st March X4 will be 1.3 crore. ठीक है, ओके ठीक है। This equates to an effective annual interest rate of 10%. As per the Income Tax Act, a further tax reduction of 30 lakh रुपए will be claimable when the loan is repaid on 31st March 2004. Okay. तो हमें बताना है how each of these events would affect the deferred tax DTL, वो भी बैलेंस शीट जैसी एक्स लिमिटेड की 31 मार्च 2022 को एज पर इंडियस।
टैक्स रेट हमें 20% उन्होंने दे ही रखा है। तो कैरिंग वैल्यू लोन की क्या होगी 31 मार्च 2000 मेरी 22 को, ठीक है। तो 1 करोड़ का लोन है ही, प्लस मैं 2 लाख की क्या है उसमें 2 लाख का मेरा क्या है बोरोइंग की कॉस्ट है, तो उसमें एडजस्ट करूंगा, ठीक है। प्लस 98 लाख पे मेरा क्या है एडजस्ट करूंगा, क्या इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, और टैक्स बेस तो 1 करोड़ का ही है मेरा, ठीक है। तो इससे डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस मेरा बन गया, और डीटीए भी बन जाएगा मेरा कितने का 156,000 का, और टैक्सेबल प्रॉफिट मेरे है ही नेक्स्ट ईयर में। सो मैं उस प्रोडक्शन का रेवेन्यू करता हूँ फ्रॉम डीटीएल, ओके, ठीक है। तो देखो इसमें कुछ नहीं था, आपको लोन की कैरिंग अमाउंट निकाल लो एज पर बुक्स, टैक्स बेस निकाल लो एज पर इनकम टैक्स, और उसमें डिडक्टेबल अगर अब इसमें मेरा टैक्स बेस ज़्यादा आ रहा है, सॉरी मेरा जो कैरिंग वैल्यू ज़्यादा आ रही है, लायबिलिटी है, यहाँ पर डीटीए बन जाएगा मेरा, ठीक है। और मेरे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है ही, पार्ट सेकंड में दे रखा है मेरे को, तो ये मैं डीटीएल से क्या सेट ऑफ कर लूँगा, क्योंकि जो मेरी रिकग्नाइज ऊपर मैंने करी है, ठीक है। तो ऐसे मेरा ये क्वेश्चन क्या है खत्म हो जाएगा।